प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के हम पढ़ रहे हैं महान विचारक, पश्चिमी राजनीतिक विचारक और उनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हॉब्स को। तो हॉब्स, लॉक और रूसो और इनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो हॉब्स को पढ़ा आपने, मनुष्य कैसा है, और उसका व्यक्तिवाद पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉक को, लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को, राज्य के सिद्धांत को। और आज बारी आती है जीन जैक्स रूसो की। ये एक ऐसा विचारक है जिसने अपने विचारों से क्रांति ला दी थी। और ये जो लिखा है मैंने वो आपको, ये हर व्यक्ति को याद है। उसकी ये प्रसिद्ध उक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। व्यक्ति पैदा होता है तो स्वतंत्र होता है और अगले ही क्षण वो अपने को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। तो उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट में होगा। सामाजिक समझौता पहला है, उसमें आएगा जीवन परिचय और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सामान्य इच्छा को और तीसरे में हम पढ़ेंगे उसकी आलोचना और फिर रूसो के विचारों की आलोचना। रूसो की प्रसिद्ध उक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था। बहुत कम लेखकों की कृतियों में संसार के प्रति उनकी भावात्मक प्रतिक्रिया इतनी स्पष्ट और सच्चे रूप में झलकती है जितनी कि रूसो की कृतियों में। अब हम जीवन परिचय देखें तो रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ। उसकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है जब वो पैदा होता है। पिता उसका पालन पोषण करता है। पिता एक कुशल गाड़ीसाज होता है किंतु अस्थिर चरित्र का होता है, कोई उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती और रूसो को नियमित शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, उल्टे उसको अवांछनीय व्यसनों का साथी बना देता है। 16 वर्ष तक की इस अवस्था से उसकी आवारागर्दी का युग प्रारंभ होता है जो 14 साल तक चलता है। कोई ठिकाना नहीं, दर दर भटकता रहता है। उसके स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे और नियमित शिक्षा भी नहीं मिली, लेकिन जन्मजात प्रतिभा थी। 1749 में उसने डिजान की अकेडमी ने जो एक सर्वोत्तम निबंध पे एक पुरस्कार घोषित किया था जिसका विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। रूसो बहुत दुखी हो चुका था, कटुताएं भोग चुका था जीवन में, समाज के प्रति विद्रोही था और उसने निबंध में लिखा, विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया। इससे यदि सरल, सुखी और सद्गुणी जीवन व्यतीत करना है तो हमें प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वही हमें सुखी बना सकते हैं। इस निबंध ने पुरस्कार जीत लिया और हलचल मचा दी। पेरिस के साहित्यिक क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु वह भद्र समाज को छोड़कर गरीब वर्ग के साथ वो मिलना बैठना लगा। फिर पुनः 1754 में उसने निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके निबंध का विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। उसने कहा, विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है जो कि नितांत अस्वाभाविक और अनुचित्यपूर्ण है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमा कर यह कहना प्रारंभ किया कि यह मेरी भूमि है और उसकी इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वही व्यक्ति राज्य का संस्थापक था। निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूस्वामियों से उनकी रक्षा करने के लिए है, परंतु कुछ दिनों बाद उन्हें भी पता लग जाता है कि राज्य का वास्तविक रूप क्या है। लेकिन शक्तिशाली राज्य होने की वजह से वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। लेकिन रूसो की पूरी जिंदगी में कटुता ही रही और 1762 ईस्वी में उसने पेरिस छोड़ दिया और जीवन के शेष 16 वर्ष मतलब 1778 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। उसकी कृतियाँ जो हैं कुछ कई लिखी हैं, लेकिन जो मुख्य कृतियाँ हैं, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिटी मोरल्स, प्यूरिफाई मोरल्स, ये 1749 में थी।
डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज 1749, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वलिटीज ऑफ मैन 1754 में, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, ये सबसे प्रसिद्ध रचना रही है, और इमाइल 1762। अब हम शुरू करते हैं रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को। शुरुआत होती है मानव स्वभाव से। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा का अध्ययन अन्य जो निबंधों के आधार पर किया जाता है जो उसने डिजाइन की अकादमी में लिखे थे। जहां हॉब्स मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी मानता है, लेकिन रूसो कहता है यदि मानव स्वभाव ऐसा क्रूर और हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी, और वर्तमान समय में हमारे बंधु बांधवों की मृत्यु पर शोक के बजाय हर्ष होना चाहिए था। आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। इसे वह आदर्श बर्बर, नोबल सेवेज कहता था। फिर आती है प्राकृतिक अवस्था। रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था ना तो हॉब्स के सदृश थी कि सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध, न ही लॉक का था कि शांति और सदिच्छा। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। वे एक आदर्श अवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। आदिम मनुष्य एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थीं। वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था। बड़े छोटे का कोई भेद नहीं था। पशुओं की भांति ना तो उनका कोई घर था, न ही कोई चिंता थी, और वह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली, नोबल सेवेजेस था। उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण नहीं थे। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक नहीं चली। मानव जाति की संख्या बढ़ने लगी। जलवायु की भिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन स्तर में अंतर स्पष्ट होने लगे और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। फिर व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने सुख शांति को हर लिया। मानव मस्तिष्क में मोह ने जन्म लिया और सोचना शुरू किया कि वह भूमि जिस पर रहता है यदि उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई ज़मीन खरीदने की, खोजने की परेशानी नहीं होगी। बस ये सोचते ही संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति काफूर हो गई। अब व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। शक्तिवान और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी और अधिक भूमि ले ली और औरों को कम और खराब भूमि मिली और मिली ही नहीं। इस प्रकार धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो गया। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। अब अनुबंध या सामाजिक समझौता। अब असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और इसके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का उन्होंने समर्पण किया। किंतु ये अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो कहते हैं प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी विशेषताएं क्या है? रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के 2 रूप दिखाई देते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा समूहगत। समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, किंतु अधिकारों का ये समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं वरन संपूर्ण समाज के प्रति किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति भी इस संपूर्ण समाज का सदस्य होता है। इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते
समूहगत व्यक्तित्व के आधार पर वह अपनी वे शक्तियां फिर से प्राप्त कर लेता है। दूसरा है, इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी, वरन वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, क्योंकि जनहित में कार्य करना या कर्तव्य भावना का पालन करना ही स्वतंत्रता है। इसलिए जब राज्य मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं वरन जनहित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगा, तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस प्रकार राज्य की असीमित शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा, वरन उसे वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। यह सामान्य इच्छा ही राज्य, प्रभु, शक्ति आदि सब कुछ है। नेक्स्ट है, समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याय युक्त होती है, क्योंकि ये सबकी विश होती है और जनहित उसका लक्ष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकता। उसका हित तो सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने में ही है। नेक्स्ट है, यह सामाजिक समझौता मनुष्यों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक शक्ति का स्थान न्याय ले लेता है और उसमें एक प्रकार की नैतिकता आ जाती है। रूसो के शब्दों में जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। रूसो केवल सामाजिक समझौते को ही स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते से किसी सरकार की नहीं वरन सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसो के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति क्या है? सामान्य इच्छा, जो असीमित, अविभाज्य, विधि का स्रोत और आदर्श होती है। तो इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। तो ये रूसो के हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, रूसो की जीवन परिचय को, रूसो की कृतियों को और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है सामाजिक समझौते का, उसको हमने समझा। ये रूसो के विचारों को जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा के लिए तो ये चैप्टर है ही, आगे आपके फर्दर स्टडीज़ में भी ये काम आएगा और हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छी तरीके से और समझें।